नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इकोनॉमी की सीरीज़ में। और हम एक्सटर्नल सेक्टर अपना डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम बैलेंस ऑफ पेमेंट देख रहे थे और बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोगों ने ये देखा था कि उसके कौन से घटक हैं। तो उसके घटक में हम लोगों ने 4 घटक देखे हैं इस वीडियोज़ में, इसकी पिछली वीडियोज़ में, जिसमें एक था करंट अकाउंट, दूसरा था कैपिटल अकाउंट, तीसरा था चेंजेस इन फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन, और चौथा था भूल चूक यानी एरर एंड ओमिशंस। इसमें से हम पहले घटक पर चर्चा कर रहे थे, करंट अकाउंट यानी चालू खाता पर। और चालू खाता के हम लोगों ने ये भी देखा था कि 2 पार्ट होते हैं। जैसे हम लोग फिर से स्क्रॉल करके ऊपर जा सकते हैं और देख सकते हैं। जैसे इस करंट अकाउंट के 2 पार्ट होते हैं। एक को बोलते हैं विजुअल अकाउंट, दूसरे को बोलते हैं इनविजुअल अकाउंट। ठीक है, तो हम लोगों ने कल विजुअल अकाउंट या मर्चेंडाइज अकाउंट या ट्रेड अकाउंट इन पर चर्चा कर ली थी। अब हम चर्चा करेंगे विजुअल अकाउंट पर यानी इनविजुअल अकाउंट पर, यानी अदृश्य खाता क्या है। ठीक है, दृश्य खाता में हम लोगों ने देखा था कि सिर्फ वस्तुओं का ही आयात निर्यात पर हम लोग चर्चा करते थे, लेकिन इनविजुअल अकाउंट जो करंट अकाउंट का ही सेकंड पार्ट है, यानी चालू खाते का ही दूसरा हिस्सा है, जिसे अदृश्य खाता भी कहते हैं। इसमें वस्तुओं को छोड़ करके बाकी सारी जो करंट पीरियड में चलती हैं, जो भी लेन देन होता है करंट पीरियड में, उसको हम लोग शामिल करते हैं। इनविजुअल अकाउंट में इसे इनविजुअल कहते इसलिए हैं क्योंकि इसके अंतर्गत जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो पोर्ट पर रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, और पोर्ट पर रिकॉर्ड नहीं हो पाने के कारण इसे अदृश्य खाता कहा जाता है। क्योंकि इस खाते में कुछ ऐसे सौदे आते हैं जिन्हें पोर्ट पर नहीं रिकॉर्ड किया जा सकता। जैसे मान लीजिए कि कोई एक इंडिया में बैठा हुआ व्यक्ति अमेरिका की किसी कंपनी को लैपटॉप पर बैठ कर के सेवा दे रहा है, तो क्या ये लैपटॉप के माध्यम से जो सेवा दे रहा है अमेरिका की कंपनी को, क्या ये इंडिया के पोर्ट पर रिकॉर्ड हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सेवाएं जो होती हैं वो अदृश्य खाते में शामिल की जाती हैं। यानी सेवाओं का आयात एवं निर्यात, यानी सेवाएं या तो भारत की कंपनी लें किसी विदेश से, या फिर किसी दूसरे देश की कंपनी को सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं, तो ये दोनों में से कोई भी, यानी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, इनमें से कोई भी पोर्ट पर रिकॉर्ड नहीं हो सकता। ना तो सी पोर्ट पर हो सकता, ना तो बंदरगाह पर हो सकता, और ना ही किसी एयरपोर्ट पर हो सकता है। राइट, यानी इसका मतलब है कि ऐसे सभी ट्रांजैक्शंस जो पोर्ट पर रिकॉर्ड ना किए जाते हों वो सभी अदृश्य खाते में आते हैं, बशर्ते वो पूंजीगत ट्रांजैक्शंस ना हो, यानी कि कैपिटल ट्रांजैक्शंस ना हो। यानी ऐसा ना हो कि वो ट्रांजैक्शन, या जो यहाँ ट्रांजैक्शन का मतलब व्यवहार से है, व्यवहार मतलब लेन देन से। ठीक है, यानी वो ट्रांजैक्शन ऐसा ना हो कि 100 करोड़ का हो और 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो रहा हो, तो वो 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन अगर अमेरिका से इंडिया में हुआ है तो वो दिखेगा तो नहीं पोर्ट पर, और आप सोचें कि इसे इनविजुअल अकाउंट या अदृश्य खाते में शामिल कर लें, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 100 करोड़ एक लंबी चौड़ी पूंजी है। तो इसमें इनविजुअल अकाउंट में वही ट्रांजैक्शंस इंक्लूड किए जाते हैं जो पूंजीगत व्यवहार ना हो और पोर्ट पर रिकॉर्ड ना हुए हों। ठीक है, क्योंकि पूंजीगत ट्रांजैक्शंस को हम लोग कैपिटल अकाउंट में, यानी अलग से पूंजी खाता में शामिल करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस इंडिविजुअल अकाउंट में 3 चीज़ें शामिल की जाती हैं। कौन सी? एक तो सेवाओं का व्यापार, यानी सेवाओं का आयात निर्यात। आप या किसी को सेवा दे रहे हैं तो इसका मतलब आप सेवा का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप किसी दूसरे देश से सेवा ले रहे हैं, इसका मतलब आप सेवा इंपोर्ट कर रहे हैं। और है दूसरा फैक्टर है इंडिविजुअल अकाउंट में, अदृश्य खाते में दूसरा जो कंपोनेंट है वो है नेबल आय, यानी कि नेट इनकम। और तीसरा है नेबल एक पक्षीय हस्तांतरण, यानी कि नेट यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। ये तीनों चीज़ें मिलकर के अदृश्य खाते का हिस्सा बनती हैं। हम इन सब चीज़ों को समझते हैं कि क्या मतलब है नेट इनकम का, सेवा का और यूनिलेटरल ट्रांसफ़र का, और यहाँ नेबल शब्द का उपयोग क्या किया है, क्यों किया है। देखो, इन 3 चीज़ों को शामिल करने के बाद, यानी इंडिविजुअल अकाउंट में 3 चीज़ शामिल होती हैं, तो आपको पता चल गया होगा, सर्विस प्लस इनकम
प्लस यूनिलेटरल ट्रांसफ़र यानी एक पक्षीय हस्तांतरण। ये क्या है बस हम समझने वाले हैं। आप इतना समझिए अभी कि 3 घटक होते हैं अदृश्य खाते में, सेवा, आय और एक पक्षीय हस्तांतरण। सेवाओं के अंतर्गत हम क्या क्या शामिल करते हैं, जैसे ट्रैवल हुआ, ट्रांसपोर्टेशन परिवहन हुआ, इंश्योरेंस बीमा हुआ, गवर्नमेंट से संबंधित कोई अन्य सेवा है और कुछ अन्य मिसलेनियस सेवा हैं। मिसलेनियस में कौन कौन सी चीज़ें शामिल करते हैं, कम्युनिकेशन संचार, सॉफ्टवेयर, कंस्ट्रक्शन सेवा, रॉयल्टीज़, फाइनेंशियल, न्यूज एजेंसी, मैनेजमेंट एंड बिजनेस सर्विसेज, ये मिसलेनियस में शामिल की जाती हैं जो सर्विस का ही भाग है। ठीक है, यानी ये सारी की सारी जितनी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं ये सर्विस में आती हैं। यानी इनमें से आप कोई चीज़ ले रहे हो या दे रहे हो, इसका मतलब आप या तो सर्विस का एक्सपोर्ट कर रहे हो या सर्विस का इंपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, अब दूसरा फैक्टर, एक तो हमने देख लिया इंडिविजुअल अकाउंट में 3 घटक हैं, सर्विस, इनकम और यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, यानी कि सेवा, आय और एक पक्षीय हस्तांतरण। इनमें से हम लोगों ने सेवा को देखा। अब दूसरा देखते हैं इनकम। ठीक है, इनकम का क्या मतलब है, इनकम भी इंडिविजुअल अकाउंट का हिस्सा होती है। कैसी इनकम, कहाँ की इनकम, जैसे आपने क्या किया कि आपने किसी कंपनी में पूंजी लगाई है, विदेश की किसी कंपनी में, जैसे मान लें कि आपने किसी चाइना की कंपनी में पूंजी लगाई है, तो चाइना की कंपनी को यदि प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट आपको भी आएगा। तो जो प्रॉफिट होगा वो आपके लिए इनकम होगी ना, तो वो इनकम इंडिया में आएगी कि नहीं आएगी। तो ऐसी इनकम हमारे यहाँ क्या दिखेगी, प्लस में दिखाई जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर किसी दूसरे देश के व्यक्ति ने, जैसे मान लीजिए कि यूएसए के व्यक्ति ने इंडिया की कंपनी में कुछ शेयर खरीद रखे हैं, तो और इंडिया कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है तो वो उसकी कुछ प्रॉफिट यूएसए के व्यक्ति को देना पड़ेगा। तो ये यहाँ से यानी इंडिया की तरफ से ये जाएगा यूएसए की ओर, तो ये माइनस में दिखाया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि चाइना से हमको जो प्रॉफिट आ रहा है 20 रुपये की इनकम आ रही है हमारे व्यक्ति को, हमारे देश के व्यक्ति को, लेकिन जो यूएसए के व्यक्ति ले जा रहा है वो हमसे 15 रुपये ले जा रहा है, यानी हमसे जो प्रॉफिट ले जा रहा है वो 15 रुपये। तो हमारी टोटल नेट इनकम क्या हुई, हमारी टोटल नेट इनकम +20 -15 यानी +5 हुआ, +5 रुपये हुआ, नेट इनकम हुआ। नेबल आय, नेबल आय का मतलब है कि कुल आपके पास कितना है। अगर यही फिगर हम उल्टा कर दें, कैसे, जैसे ये इंडिया है, इंडिया से 20 रुपये जा रहे हैं यूएसए के लिए, यानी यूएसए के व्यक्ति ने इंडिया में कुछ निवेश कर रखा था, उस पर उसे कुछ प्रॉफिट हुआ या डिविडेंड मिला या लाभांश मिला, तो उसे इंडिया वालों को उसे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा कुछ रुपए। मान लीजिए कि 20 रुपये ट्रांसफ़र किए। अब किसी इंडिया वाले ने यूएसए की कंपनी में निवेश करके रखा है इंडिया वाले ने, तो फिर इंडिया वाले को प्रॉफिट मिलेगा कुछ या लाभांश मिलेगा कुछ, उस पर क्या है प्रॉफिट, लाभांश, इंटरेस्ट, ये हम लोग सब चीज़ बता चुके हैं, मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि यूएसए के व्यक्ति, यूएसए से पेमेंट इंडिया की तरफ आएगा। ठीक है, इंडिया की तरफ से पेमेंट इंडिया से बाहर गया, इसका मतलब -20, इंडिया की तरफ पेमेंट आ रहा है, मान लेते 15 आ रहा है, तो +15, तो इंडिया की नेट इनकम कहाँ दिखेगी, माइनस में दिखेगी इंडिया की नेट इनकम, राइट। इसका मतलब है कि हमको 5 रुपये का नुकसान हुआ है। ठीक, तो नेट इनकम का मतलब यही है। या ऐसे भी कहते हैं कि जैसे मान लीजिए तुमने बड़ी बड़ी कैपिटल लगा दी, बड़ी बड़ी पूंजी का निवेश कर दिया किसी विदेश में, तो उस पर आपको प्रॉफिट मिलेगा, या फिर आपने किसी को ऋण दिया है तो आपको ब्याज मिलेगा। यानी आपने किसी विदेश में पूंजी लगाई है तो या तो आपको ब्याज मिल जाएगा, आपने ऋण दिया है तो उस पूंजी के रूप में, या आपने कोई कंपनी में ही शेयर खरीदे हैं तो आपको प्रॉफिट मिल सकता है, या फिर आपको डिविडेंड यानी लाभांश मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के ये कैपिटल पर मिला ना आपको ये इनकम। ठीक है, इसीलिए कभी कभी इस नेबल इनकम को हम लोग इनकम ऑन कैपिटल सर्विस, यानी कि पूंजी के, आपने जो पूंजी उपलब्ध कराई थी विदेशों में, उस पर आपको कुछ इनकम हो रही है, इसका मतलब है कि आपकी कैपिटल सर्विस पर इनकम मिली है, आपकी पूंजीगत सेवाओं पर ये इनकम मिली है, तो इसको भी शामिल कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र का मतलब कुछ ऐसा है, जैसे मान लीजिए कि
किसी विदेश के व्यक्ति ने आपको ग्रांट दे दिया, अनुदान दे दिया, गिफ्ट भेज दिया आपको, या पैसा कमा करके विदेश में रहने वाले लोगों ने अपने परिवारों को भेज दिया, जैसे रेमिटेंस बोलते हैं, या किसी ने आपको फिर से कोई डोनेशन वगैरह दे दी, तो ये क्या है? यूनिलेटरल का मतलब होता है कि जब आपको कुछ चुकाना ना पड़े उसके बदले। ठीक है, जैसे मैंने किसी को दान दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी मैं उससे वापस लूँगा, या गिफ्ट दिया तो वापस थोड़ी लूँगा। इसका मतलब वो एक पक्षीय है, यूनिलेटरल है। तो वो इंडिया में, अगर इंडिया के पास ये सब चीज़ें आ रही हैं, ग्रांट मिल रहा है इंडिया को, गिफ्ट मिल रहा है इंडिया के लोगों को, या रेमिटेंस मिल रहा है, या डोनेशन मिलती है इंडिया के लोगों को, तो वो इंडिया के प्लस की तरफ दिखेगी। ठीक है, लेकिन अगर इंडिया के लोग विदेशों में किसी को दे रहे हैं, विदेशों में किसी को भी दें, लेकिन वो पैसा विदेशों में अगर जा रहा है तो माइनस में दिखेगा। और इन दोनों का जो हम बैलेंस निकालेंगे तो वो नेट निकल के आएगा, नेट यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, नेवल एक पक्षीय हस्तांतरण। या तो ये प्लस में होगा या माइनस में। यदि इंडिया को ज़्यादा मिल रहा है, ये सब चीज़ें, ग्रांट, गिफ्ट, डोनेशन, अगर इंडिया को ज़्यादा मिल रहा है तो इंडिया की जो यूनिलेटरल ट्रांसफ़र है वो प्लस में दिखेगा। ठीक है, अगर वो इंडिया से ज़्यादा जा रहा है ये ग्रांट, गिफ्ट वगैरह, तो इंडिया का जो नेट यूनिलेटरल ट्रांसफ़र है वो माइनस में दिखेगा। ठीक है, अब इस प्रकार हम लोग क्या कह सकते हैं? ये कह सकते हैं कि यदि हम विजुअल अकाउंट और नॉन विजुअल अकाउंट या इनविजुअल अकाउंट को आपस में जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है? करंट अकाउंट मिलता है। हमने ये तो देखा था कि करंट अकाउंट के दो हिस्से थे, एक तो विजुअल अकाउंट या ट्रेड अकाउंट, दूसरा इनविजुअल अकाउंट या नॉन विजुअल अकाउंट, यानी या तो दृश्य खाता प्लस अदृश्य खाता, इन दोनों को जोड़ करके हमारा चालू खाता बनता है। अब चालू खाता डेफिसिट क्या होगा? चालू खाता घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट, इसी को बोलते हैं CAD, कैड बोलते हैं शॉर्ट में, चालू खाता घाटा। क्या है चालू खाता घाटा? हमारे पास कितने अकाउंट थे? अभी करंट अकाउंट के अंतर्गत 2 थे, तो इंडिविजुअल में कुछ तो हमको प्लस में रहा होगा, कुछ तो हमको प्लस में मिला होगा, और कुछ माइनस में रहा होगा, यानी कुछ हमने बेचा होगा, कुछ ख़रीदा होगा। ऐसे ही विजुअल में कुछ हमने प्लस में देखा होगा, यानी कुछ हमने बेचा होगा, और कुछ हमने ख़रीदा होगा तो माइनस में दिखेगा। अब इसके प्लस प्लस को आपस में लगा लो और इसके माइनस माइनस को आपस में लगा लो, तो कुल मिलाकर के करंट अकाउंट के अंतर्गत यदि हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा बैठता है और नेवल इनकम और यूनिट ट्रांसफ़र, ये कुल मिलाकर के यदि हमारे पास ये प्लस में ज़्यादा बैठते हैं तब तो ठीक है, तब तो ये करंट अकाउंट सरप्लस कहलाएगा। लेकिन यदि हमने यदि हमने विश्व के बाकी विश्व के लोगों को भुगतान यदि ज़्यादा किया है, यानी हमने रुपया इनको ज़्यादा दिया है, तो इसका मतलब है कि हमने दिया ज़्यादा है, लिया कम है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको घाटा है। तो यदि विजुअल अकाउंट के अंतर्गत यदि आपका विजुअल अकाउंट माइनस में है, ठीक है, और आपका इनविजुअल अकाउंट भी माइनस में है, तो कुल मिलाकर के दोनों माइनस में है। इसका मतलब है कि फिर करंट अकाउंट भी क्या दिखेगा? डेफिसिट में दिखेगा, घाटे में दिखेगा। तो चालू खाता कैसे में दिखेगा? घाटे में। या फिर ऐसा हो सकता है कि विजुअल अकाउंट प्लस में दिखे लेकिन इनविजुअल अकाउंट माइनस में दिखे, लेकिन ये इतना माइनस में हो कि ये प्लस वाले को कैंसिल कर दे। जैसे विजुअल अकाउंट 10 रुपये प्लस में है आपके पास, इनविजुअल अकाउंट 20 रुपये माइनस में है, तो कुल मिलाकर के आपके पास क्या बचा? -10 बचाना। दोनों को आपस में आप हम करेंगे तो मैथ के हिसाब से लगाएंगे। तो इस प्रकार क्या हुआ कि हमारा चालू खाता घाटा अंत में क्या दिखा? अंत में तो घाटा ही दिखा हमको चालू खाते में। क्यों? क्योंकि हमको -10 बचा। क्योंकि और चालू खाते के क्या होते हैं? 2 घटक होते हैं ना, विजुअल और इनविजुअल। और विजुअल +10 में है सिर्फ, और इनविजुअल -20 में है। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ? कुल मिलाकर के तो हमको -10 मिला ना, तो करंट अकाउंट कहाँ दिखा? डेफिसिट में। तो ऐसे ही चाहे तो ये प्लस माइनस में कुछ भी हो सकता है, फाइनली आपको देखना है क्या है। तो फाइनली अगर ये माइनस में निकल के आता है तो इसका मतलब है कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट में है। अगर करंट अकाउंट डेफिसिट में है इसका मतलब है कि आपके यहाँ से एक्सपोर्ट कम होता है, और एक तो एक्सपोर्ट कम होता है, आपको नेट इनकम भी
कम मिलती है, आपको यूनिलेटरल ट्रांसफ़र भी कम मिल रहा है। ठीक है, अगर इनको छोड़ भी दें नेट इनकम और यूनिलेटरल ट्रांसफ़र को, तो हम लोग सिंपली ये समझ सकते हैं कि यदि आपका चालू खाता घाटा है, इसका मतलब आपके यहाँ से निर्यात कम होता है, एक्सपोर्ट कम होता है, और आप दूसरे देशों से खरीदते ज़्यादा हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये दिखाता है कि आपकी इकोनॉमी है वो ठीक ठाक काम नहीं कर रही है। करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों हो सकता है, क्या कारण हो सकते हैं इसके, वो चीज़ हम लोग समझते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि आपकी इकोनॉमी में करंट अकाउंट डेफिसिट में दिख रहा है? दो फैक्टर हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल या साइक्लिकल। स्ट्रक्चरल साइक्लिकल में क्या अंतर है? स्ट्रक्चरल को बोलते हैं संरचनात्मक, साइक्लिक को बोलते हैं चक्रीय। यानी आपकी इकोनॉमी में कुछ संरचनात्मक कारक ऐसे हो सकते हैं जो आपका CAD बढ़ा दें, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट को बढ़ाते हों, या कुछ साइक्लिक हो सकते हैं, चक्रीय कारक हो सकते हैं जो आपके चालू खाते घाटे को बढ़ाते हों। स्ट्रक्चरल और साइक्लिकल में अंतर क्या है, हम लोग एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई गाड़ी है, आपकी मोटरसाइकिल है। ठीक है, मोटरसाइकिल की पेट्रोल ख़त्म हो गई है, और पेट्रोल ख़त्म हो गई है, लेकिन पेट्रोल भराएंगे तो पेट्रोल से वो चल जाएगी। ठीक है, तो ये पेट्रोल यहाँ इस मोटरसाइकिल के संदर्भ में क्या हुआ, एक साइक्लिक फैक्टर हुआ। यानी वो पेट्रोल भरने ख़त्म होने का एक चक्र था। पेट्रोल ख़त्म हो गई तो वो गाड़ी रुक गई, पेट्रोल डाल देंगे गाड़ी चल जाएगी। लेकिन पेट्रोल आपकी गाड़ी में है, फिर भी गाड़ी नहीं चल रही है, इसका मतलब आपके इंजन में कहीं खराबी है, इसका मतलब आपकी गाड़ी का स्ट्रक्चर ख़राब हो गया कहीं ना कहीं। ठीक है, यानी यदि इकोनॉमी में कुछ डिमांड सप्लाई का मामला दिखे तब तो वो साइक्लिकल है। यानी यदि आपकी इकोनॉमी में डिमांड सप्लाई का कुछ मामला दिखता है, डिमांड थोड़ी कम हो गई है या सप्लाई ज़्यादा हो गई है, ठीक, ऐसी अगर चीज़ें हैं तब तो वो चक्रीय कारक हैं। लेकिन अगर आपकी इकोनॉमी में डिमांड सप्लाई ठीक ठाक चल रही है, उसके बावजूद भी आपकी इकोनॉमी से एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब आपके इंजन में ही कहीं खराबी है। तो वो कौन कौन से कारक हैं देखते हैं, स्ट्रक्चरल कौन कौन से कारक हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके देश में अंडर इन्वेस्टमेंट है, कम निवेश होता है। कम निवेश होता है इसका मतलब है कि आपके यहाँ पूंजी का निर्माण भी कम होगा, क्योंकि निवेश से क्या होता है, पूंजी का निर्माण होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है। पूंजी का निर्माण कम होगा, इसका मतलब उत्पादन भी कम होगा। जब उत्पादन भी कम होगा, इसका मतलब है कि जब उत्पादन कम है तो आप लोग बेचोगे कहाँ से, इसका मतलब एक्सपोर्ट भी कम होगा। एक्सपोर्ट कम होगा, एक तो एक्सपोर्ट कम होगा, और उत्पादन यदि ज़्यादा कम हुआ तो देश की डोमेस्टिक मार्केट की डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए, यानी देश की बाज़ार की मांग को फुलफ़िल करने के लिए आपको ख़रीदना भी पड़ सकता है। तो एक तो एक्सपोर्ट कम होगा, और दूसरी बात, तुमको अपनी मांग ही तुम पूरी नहीं कर पा रहे हो तो आपको ख़रीदना भी पड़ेगा ना। तो क्या होगा, इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाएगा, एक्सपोर्ट कम होगा। इसका मतलब क्या है कि कम निवेश के कारण चालू खाता घाटा बढ़ सकता है। या फिर आपकी रिलेटिवली लो प्रोडक्टिविटी है, मतलब आप बहुत सारा निवेश करते हैं, निवेश 100 रुपये पर आप 100 रुपये खर्च करके एक पेन बना पाते हैं। ठीक है, और कोई दूसरा देश है जो 100 रुपये खर्च करके 10 पेन बना लेता है। ठीक, अब आपके यहाँ एक ही पेन बन पा रहा है, वो 10 बना लेता है, तो इसके यहाँ सस्ता होगा ना ये, क्योंकि आपका पेन 100 रुपये में बेचा जाएगा, इसका एक पेन 10 रुपये में बेचा जाएगा, तो लोग 10 वाला पेन खरीदेंगे कि 100 रुपये वाला खरीदेंगे। इसका मतलब है कि यदि आपके यहाँ उत्पादकता ही कम है, यानी प्रति इकाई प्रोडक्शन, यानी पर यूनिट प्रोडक्शन ही कम है, इसका मतलब है कि आपकी प्रोडक्टिविटी कम है। और आपके यहाँ प्रोडक्शन जब ज़्यादा नहीं होगा तो एक तो घरेलू मांग पूरी नहीं हो पाएगी, दूसरी बात आप बेच भी नहीं पाओगे, बेचोगे तो महंगा भी होगा वो। और क्या है, यदि मान लीजिए कि आपके यहाँ लगातार उच्च मुद्रास्फीति बनी हुई है, उच्च मुद्रास्फीति है आपके देश में, इसका मतलब है कि आपके देश में वस्तुएं काफ़ी महंगी हैं। क्या है, आपके देश में अगर मुद्रास्फीति ज़्यादा है, इसका मतलब आपके देश में चीज़ें बहुत महंगी हैं। अब बहुत महंगी हैं तो क्या होगा, आपका देश क्या सोचेगा, आपका देश सोचेगा कि इन चीज़ों को सस्ता किया जाए। अब सस्ता कब करोगे, सस्ता तब होगा जब इनकी सप्लाई बढ़ा दी जाएगी। भाई वस्तुएं महंगी कब होती हैं, वस्तुएं महंगी जब होती हैं जब सप्लाई कम पड़ जाए।
यानी वस्तुएं मिले ही नहीं मार्केट में तो महंगी हो जाती हैं। इसका मतलब है कि आपके देश में यानी हमारे इंडिया में अगर ऐसा केस ले लें तो महंगाई को कम करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना ये पड़ेगा कि हमको या तो वस्तुओं को प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ठीक, वस्तुओं को उत्पादन अपने देश में करना पड़ेगा, या फिर हमको दूसरे देश से मंगानी पड़ेंगी, तभी आप डिमांड को पूरा कर पाएंगे। हमारे देश में जितनी डिमांड है उसको तभी पूरा कर पाएंगे, ठीक। और अगर अपने देश से ही उत्पादन करके हम पूरा काम चला लेते, अपने देश से ही उत्पादन करके पूरा काम चला लेते तो हमारे यहाँ शायद इन्फ्लेशन होती नहीं, क्योंकि वस्तुओं की सप्लाई होती रहती तो लोगों की डिमांड उतनी नहीं दिखती। अब हमारे देश में प्रोडक्शन ही इतना कम हो रहा है कि डिमांड बहुत ज़्यादा दिख रही है, सप्लाई कम हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, हमको विदेशों से चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी, तो हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे ही नहीं, तो क्या होगा, हमारा चालू खाता घाटा हो जाएगा, घाटे में दिखेगा। और क्या है कि यदि मान लीजिए आपके यहाँ फिर वही बात आ गई, कैसे कि इनएडुकेट R&D है और इनोवेशन है, आपके यहाँ कोई भी चीज़ नवाचार वाली नहीं है, या आपकी किसी भी तकनीक पर शोध एवं अनुसंधान नहीं हो रहा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि आप पहले कोई साइकिल बनाते थे, आपके देश में पहले कोई साइकिल बनाते थे, अब साइकिल बनाने में पहले भी आपके 3,000 रुपये लगते थे, ठीक है, और आज भी आपके 10 साल बाद भी 3,000 रुपये में साइकिल बनती है आपके यहाँ, या ज़्यादा नहीं बनती और कहो तो। इसका मतलब है कि आपने साइकिल बनाने में कोई नई तकनीक नहीं निकाली है। यदि आप साइकिल बनाने में कोई नई तकनीक निकाल लेते तो हो सकता है कि आपके यहाँ साइकिल 1,000 रुपये में बन जाती। इसका मतलब है कि रिसर्च एंड इनोवेशन से नई तकनीक आती है और नई तकनीक सामान को सस्ता कर देती है, उत्पादन बढ़ा देती है। अगर आपके देश में उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा तो आप अपने देश में सप्लाई कर पाओगे, साथ ही अपने देश की पूर्ति करने के बाद विदेशों में बेच दोगे। लेकिन ये तब हो पाएगा ना जब आपके पास नई नई तकनीक आएँ, और नई नई तकनीक कैसे आएंगी, R&D प्लस इनोवेशन यानी रिसर्च एवं डेवलपमेंट और नवाचार से आएंगी। और ये सब अगर नहीं है, अपर्याप्त है, इसका मतलब है कि आपकी चीज़ें महंगी होंगी और आपको विदेशों से खरीदनी पड़ेंगी चीज़ें। इसीलिए भी चालू खाता घाटा बढ़ा हुआ दिख सकता है। और क्या हो सकता है कि जैसे आप क्या है कि आपकी मार्केट में कोई चीज़ बन रही है 10 रुपये की, दूसरे की मार्केट में कोई चीज़ बन रही है 5 रुपये की, विदेश की। जैसे हम बात करते हैं इंडिया की और इधर से करते हैं चाइना की, ठीक है। अब जैसे क्या हुआ, चाइना ने बढ़िया फीचर वाला मोबाइल 10,000 रुपये में निकाल दिया और इंडिया में उतने ही फीचर वाला मोबाइल मिल रहा है 15,000 में या 12,000 में। तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया के माल को चाइना के माल से टक्कर मिल रही है ना, कॉस्ट वाली, कॉस्ट कंपटीशन हो गया, क्योंकि चाइना का मोबाइल उतने फीचर में 10,000 का मिल जा रहा है और इंडिया में उतने फीचर का मोबाइल 15 का मिल रहा है, तो लोग 15 का वाला क्यों खरीदेंगे, फिर 10 वाला खरीदेंगे ना लोग। इसका मतलब है कि हम लोग चाइना से इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक, और इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, इसका मतलब हम खरीदेंगे ज़्यादा, इसका मतलब हमको भुगतान ज़्यादा करना पड़ेगा, इसका मतलब हमारा चालू खाता घाटा भी बढ़ जाएगा। तो ये तो थे स्ट्रक्चरल कारक, संरचनात्मक कारक। साइक्लिकल कैसे हो सकते हैं, कभी कभी क्या होता है कि ऐसा हो जाए कि आपके ओवर वैल्यूड ऑफ एक्सचेंज रेट, मतलब अचानक से क्या हो कि अचानक से डॉलर की तुलना में रुपए का मूल्य ही गिर जाए। जैसे अभी डॉलर है, एक डॉलर बराबर 80 रुपये मिल जाते हैं, ठीक है, अचानक से डॉलर की वैल्यू बढ़ जाए, रुपए का मूल्य गिर जाए, इसका मतलब एक डॉलर की कीमत 90 रुपये हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि यदि हम $1 का सामान खरीदेंगे अब, तो पहले हम 80 रुपये भुगतान करते थे, लेकिन अब $1 का खरीदेंगे सामान तो अब हमको 90 रुपये भुगतान करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमको अब ज़्यादा रुपये देना पड़ेगा। सिर्फ किस वजह से, एक्सचेंज रेट में क्या हो गया, एक्सचेंज रेट बढ़ गई है, इसका मतलब है डॉलर का मूल्य बढ़ गया है और रुपये का मूल्य कम हो गया है, ठीक है। तो ऐसे भी हमारा कभी कभी चालू खाता घाटा बढ़ा हुआ दिख सकता है, क्योंकि डॉलर का मूल्य बढ़ जाए और रुपये का मूल्य कम हो जाए, तो क्या होगा, हमको तो रुपये के बदले डॉलर खरीदना पड़ेगा ना कुल मिला करके, तब हमको 90 रुपये देना पड़ेगा अब, और तब जाके हमको $1 मिलेगा। इसका मतलब हमारे यहाँ से रुपये तो ज़्यादा खर्च होगा ना, ठीक। दूसरा कारक क्या हो सकता है कि जब
अपनी ही देश की डिमांड में, डोमेस्टिक डिमांड में यानी घरेलू मांग में ही वृद्धि हो जाए। जैसे क्या हुआ कि दवाइयाँ हैं, ठीक है, मेडिसिन्स हैं। अब मेडिसिन्स में क्या हुआ कि अपने ही देश में कोई बीमारी हो गई तो अपने ही देश में डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब अपने देश में डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी तो पहले लोग क्या करेंगे, अपने देश में सप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तब जा कर के बाहर बेचेंगे। जैसे अभी क्या हुआ था, अभी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पर मामला आया था, उसमें क्या हुआ था कि इंडिया ने पहले क्या कहा था, पहले हम अपने देश की सप्लाई करेंगे, तब बचेगा तब बेचेंगे। और आपके देश में ही अगर डिमांड बढ़ जाती है, इसका मतलब आपका एक्सपोर्ट कम होगा, आपका एक्सपोर्ट कम होगा, इसका मतलब है कि आपके पास पैसा कम आएगा। इसका मतलब है कि आपका चालू खाता घाटा बढ़ेगा या घाटे में जा सकता है चालू खाता। ठीक, तीसरा कारण क्या है कि जिन जिन मार्केट्स को आप कोई चीज़ बेचते हो, जैसे आप कोई जो सर्विस सेक्टर का आपका जो हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया के अधिकांश सेवाएं यूएसए में बेची जाती हैं। अब यूएसए में मान लो मंदी आ जाए या यूएई में बेची जाती हैं, तो यूएई में ही मंदी आ जाए, इसका मतलब है कि यूएसए और यूएई के लोग अब सेवाएं खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि वहाँ मंदी आ गई है। जब खरीदेंगे ही नहीं, जब यही नहीं खरीदेंगे तो तुम किसको बेचोगे। इसका मतलब है कि जिन क्षेत्रों को आप बेचते हो उन्हीं क्षेत्रों में यदि मंदी आ गई तो भी आपका चालू खाता घाटा बढ़ा हुआ दिख सकता है, क्योंकि आप तो खरीदते रहोगे ना आप, लेकिन आप बेच नहीं पाओगे क्योंकि उन क्षेत्रों में मंदी है जहाँ बेचते थे। और क्या हो, और ये हो जाए कि वैश्विक स्तर पर वस्तुओं की कीमतें ही गिर जाएं। वैश्विक स्तर पर वस्तुओं की कीमतें गिर जाएंगी तो पहले जो आपकी वस्तु 10 रुपये की बेची जाती थी, अब वो 5 रुपये की बेची जा रही है। ठीक है, तो हालांकि ये कितना इम्पैक्ट डालेगा ये अलग बात है, लेकिन अगर ग्लोबल प्राइस में ही यानी वैश्विक मूल्य में, निर्यात के वैश्विक मूल्य में ही अगर कमी आ जाती है तो चालू खाता बढ़ने की संभावना है या चालू खाता होने की संभावना है। ठीक है, और क्या हो सकता है कि जैसे आपके देश में डिमांड बढ़े किसी चीज़ की, जैसे टेक्नोलॉजी है, आपका देश चाहता है कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन दूसरा देश इसे तो बेचेगा ना, तभी तो आप ले पाओगे। तो दूसरा देश इसे एक्सपोर्ट करेगा और आपने क्या किया, इसे इंपोर्ट किया। आप चाहते हो कि ये टेक्नोलॉजी मिल जाए हमको एक बार, तो फिर हम बेहतरीन उत्पादन कर पाएंगे, तो आप नई नई मशीन, नई नई टेक्नोलॉजी खरीदोगे ज़्यादा, क्योंकि आप चाहते हो कि भविष्य में हम कर पाएँ। तो लेकिन फिर भी ये चालू खाता तो घाटा बढ़ा देंगी ना, क्यों, क्योंकि आपने इंपोर्ट किया है। ये बात अलग है कि अलग ध्यान को रख के किया है, अलग पॉइंट ऑफ व्यू है आपका इंपोर्ट करने का, लेकिन फ़िलहाल तो बढ़ा देंगी। और इसीलिए क्या है, ये साइक्लिक फैक्टर है, आगे जाके कुछ भी हो, लेकिन फ़िलहाल तो ये चालू खाता घाटा बढ़ा ही देंगी, चालू खाते को घाटे में पहुंचा देंगी। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट और आता है चालू खाते घाटे के साथ, वो है ट्विन डेफिसिट या जुड़वा खाता। जब आपके देश में करंट अकाउंट डेफिसिट प्लस आपका राजकोषीय घाटा यानी सरकार का खर्चा ज़्यादा हो और इनकम कम हो, अगर चालू खाते घाटा और फिजिकल डेफिसिट इन दोनों को एक साथ हम लोग जोड़ देते हैं, दोनों घाटों को अगर हम जोड़ दें तो ट्विन डेफिसिट कहलाता है, ट्विन डेफिसिट, जुड़वा घाटा। ठीक, और जितना आपका चालू खाता घाटा होता है, जितना ज़्यादा बड़ा होगा, यानी आपको चालू खाते में घाटा ज़्यादा दिख रहा है, तो आपका फिजिकल डेफिसिट भी फिर उतना ही ज़्यादा दिखेगा। या फिर आपका फिजिकल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा ज़्यादा है तो आपका चालू खाता घाटा भी ज़्यादा दिखता है। कैसे दिखता है ये समझें। जैसे मान लीजिए कि आपके पास चालू खाता घाटा ज़्यादा है, इसका मतलब कि आप एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी सरकार को कुछ खर्च करना पड़ेगा जिससे कि आपके देश से एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए। आपकी सरकार को निवेश करना पड़ेगा जिससे क्या हो कि आपके देश में प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो हम बेच भी पाएँ। वो अच्छा होगा, वो ठीक है, आप बेच पाओगे वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल तो आपकी सरकार को खर्च करना पड़ेगा ना। जब आपकी सरकार ज़्यादा खर्च करेगी, अब जितना खर्च करेगी उतनी इनकम तो नहीं हो पाएगी ना, और सरकारों के खर्च ज़्यादा होते हैं, वैसे इनकम कम ही होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप चाहते हैं
कि आप अपने चालू खाते घाटे को कम करें, लेकिन कम करने के लिए भी आपको फिजिकल डेफिसिट बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि यदि चालू खाता घाटा ज़्यादा है तो आपको एफडी भी आपका ज़्यादा हो जाएगा, फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सरकार को फिर ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। इसीलिए एक दूसरे को मजबूत करते रहते हैं, यानी एक दूसरे को क्या करते हैं, रीइंफोर्स करते हैं। यदि चालू खाता घाटा ज़्यादा है, यानी कुल मिला के ऐसे बोल सकते हैं कि इनमें एकदम अनुकूल यानी कि इनवर्स रिलेशन, अनुकूल रिलेशन पाया जाता है, एक दूसरे के रिलेशन में रहती हैं, वो भी पॉजिटिवली, यानी सीएडी बढ़ता है तो फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ेगा, और यदि फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है तो सीएडी भी बढ़ेगा, चालू खाता घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ेगा। अब अगर इंडिया के कुछ फैक्चुअल बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे 2019 के अनुसार हैं, ये 2019 और 20 के अनुसार हैं। इंडिया में जो चालू खाता घाटा था 2018-19 में वो 2.51% था जीडीपी का, जबकि 2019-20 में वो 1.5% हो गया है। मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट या बैलेंस ऑफ ट्रेड इंडिया में नेगेटिव ज़्यादा है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है हम लोग पहली वीडियो में समझ चुके हैं, उसे मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट या बैलेंस ट्रेड डेफिसिट बोल सकते हैं, या ट्रेड बैलेंस डेफिसिट बोल सकते हैं, ठीक है, या विजुअल अकाउंट डेफिसिट बोल सकते हैं। तो ये इंडिया में मर्चेंटेज ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा है सीएडी का, क्योंकि सीएडी में दो फैक्टर होते हैं ना, एक तो इंडिविजुअल वाला और एक ट्रेड अकाउंट वाला या मर्चेंडाइज अकाउंट वाला या उस वाला। तो इंडिया में मर्चेंडाइज अकाउंट घाटे में ज़्यादा है, सर्विस अकाउंट फिर भी फ़ायदे में है, सर्विस अकाउंट इंडिया में प्लस में है, जबकि या ऐसे कहें कि इंडिविजुअल अकाउंट अदृश्य खाता इंडिया में प्लस में है, लेकिन मर्चेंडाइज अकाउंट या विजुअल अकाउंट इंडिया में माइनस में है। ये इतना माइनस में है कि इसके इंडिविजुअल अकाउंट जो प्लस में है उसको भी निरस्त कर देता है, या ऐसे कहें कि इंडिविजुअल अकाउंट मान लीजिए कि 4% प्लस में है या 4 रुपये प्लस में है, लेकिन विजुअल अकाउंट माइनस में 6 है, तो कुल मिलाकर के करंट अकाउंट तो माइनस में 2 हो जाएगा ना, क्योंकि प्लस आपके पास 4 ही है, माइनस आपके पास 6 है, तो फिर भी करंट अकाउंट डेफिसिट 2। तो सबसे ज़्यादा घाटा किस क्षेत्र में चल रहा है हमारा, मर्चेंटाइज ट्रेड में चल रहा है, यानी वस्तुओं के आयात निर्यात में है। और जो मर्चेंटाइज ट्रेड डेफिसिट है वो 2019-20 में जीडीपी का 6.3% था, ठीक है, ये कम हुआ है हालांकि, क्योंकि 2009 से 14 के दौरान ये 8.6% था जीडीपी का। इंडिया का सबसे ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट जो है वो चाइना के साथ है, लगभग 53.57 बिलियन यूएस डॉलर का है, यानी इतना हम चाइना को एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं। जैसे चाइना से चाइना को हम कोई चीज़ बेची, चाइना को हमने बेची और चाइना से इंडिया वालों ने कुछ खरीदी, तो इंडिया वाले बेचते कम हैं, प्लस कम है, लेकिन इतना खरीद लेते हैं कि हमको 53.57 बिलियन डॉलर यूएस डॉलर एक्स्ट्रा पे करना पड़ता चाइना को। फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया के साथ इंडिया का दूसरे नंबर का घाटा है, सबसे ज़्यादा चाइना के साथ है, फिर सऊदी अरेबिया के साथ है, फिर इराक के साथ है, फिर जर्मनी के साथ है। ये आंकड़े 19-20 की इकोनॉमिक सर्वे में हैं, ठीक। इंडिया का 2 देशों के साथ मुख्य रूप से सरप्लस है, यानी इंडिया इन देशों को बेच ज़्यादा देता है, उनसे खरीदता कम है। जैसे यूएसए है तो अमेरिका के साथ इंडिया का जो ट्रेड है वो सरप्लस में है। कौन सा ट्रेड, मर्चेंडाइज ट्रेड की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और उसके बाद है यूएई, ठीक, लेकिन इंडिया के ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा हैं, ट्रेड सरप्लस कम है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि प्रॉब्लम्स ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी इस करंट अकाउंट डेफिसिट की क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस करंट अकाउंट डेफिसिट की प्रॉब्लम्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।